कक्षा 10 के विद्यार्थियों, राजेश सर SSIC हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तर को भी पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न और उसके उत्तर साथ में दिए हुए हैं। पढ़ते हुए आइए हम लोग प्रश्नों के उत्तर को भी पढ़ते हैं और उसको थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं, क्योंकि याद करने से प्रश्न जो है बहुत ही बेहतर ढंग से आपको याद करने से नहीं आ पाएगा, क्योंकि याद करना, रट्टा मारना से जो है बहुत सफलता नहीं मिलती है, समझने से मिलती है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि गद्य व पद्य में क्या अंतर है। गद्य व पद्य में क्या अंतर है। उत्तर दिया हुआ है, गद्य और पद्य की विषय वस्तु, भाषा शैली में पर्याप्त अंतर है। गद्य और पद्य की विषय वस्तु, भाषा शैली में पर्याप्त अंतर है। क्या क्या अंतर है। गद्य साहित्य की विषय वस्तु प्रायः हमारी बोध वृत्ति पर आधारित होती है। जो गद्य साहित्य की विषय वस्तु होती है हमारी बोध वृत्ति पर, यानी हम जो जानते हैं, जिसे समझ पाते हैं, उस पर आधारित होती है। परंतु काव्य की हमारी जो है, काव्य हमारी संवेदनशीलता पर आधारित होती है। जो काव्य होता है वह हमारी संवेदनशीलता पर आधारित होता है, और गद्य किस पर आधारित होता है, बोध वृत्ति पर आधारित होता है। क्यों, गद्य और पद्य की विषय वस्तु तथा भाषा शैली अलग अलग होती है। ध्यान देंगे कुछ पॉइंट का, विषय वस्तु तथा भाषा शैली अलग होती है, बहुत पर्याप्त अंतर होता है। गद्य साहित्य हमारी बोध वृत्ति पर यानी बुद्धिमत्ता पर आधारित होती है, बोलचाल की भाषा पर आधारित होती है, जबकि काव्य हमारी संवेदनशीलता पर आधारित होती है। विषय अधिकांशतः वही होते हैं जिसके बारे में हम अधिक सोचते हैं। गद्य मस्तिष्क तर्क प्रधान चिंतन की उपज है। ये पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखने की जरूरत है कि गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज है। इसके मुख्य विषय हमारे दैनिक कार्यकलाप, ज्ञान विज्ञान, कथा, वर्णन, व्याख्या आदि हैं। संक्षेप में काव्य का संसार बहुत कुछ काल्पनिक होता है। जो काव्य का संसार होता है वह काल्पनिक होता है, किंतु गद्य का संसार व्यावहारिक होता है। काव्य का संसार काल्पनिक होता है, गद्य का संसार व्यावहारिक होता है। आइए दूसरे प्रश्न पर नजर डालते हैं। वर्तमान हिंदी भाषा किस बोली का साहित्यिक रूप है। वर्तमान में जो हिंदी भाषा है वह किस बोली पर आधारित है। तो वर्तमान में हिंदी भाषा खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है, खड़ी बोली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। हिंदी गद्य साहित्य के विकास का विभाजन उनके काल के अनुसार कीजिए। हिंदी गद्य साहित्य के विकास का विभाजन उनके काल के अनुसार कीजिए। तो आइए देखते हैं। अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य के विकास को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। अब देखते हैं। और जो दिया है, पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग। पूर्व भारतेंदु युग यानी भारतेंदु युग के पहले का समय, या प्राचीन युग के नाम से जिसे हम जानते हैं, 13वीं शताब्दी से 1868 तक के समय को हम प्राचीन युग या पूर्व भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। भारतेंदु युग 1868 से 1900 यानी 1868 ईस्वी से 1968 ईस्वी तक का जो समय काल है वह भारतेंदु युग कहलाता है। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक का जो समय है, अर्थात 22 वर्षों का जो समय है, वह द्विवेदी युग कहलाता है। शुक्ल युग या छायावादी युग 1919 से 1938 का जो समय रहा है, ये
शुक्ल युग या छायावादी युग कहलाता है। इस काल के जो कवि रहे हैं या जो लेखक रहे हैं अधिकांशतः प्रकृति प्रेमी रहे हैं। प्रकृति की गोद में बैठकर प्रकृति का चरित्र चित्रण करना ही इन कवियों का, इन लेखकों का विशेष कार्य रहा है, इसलिए इसे छायावादी युग भी कहा जाता है, शुक्ल युग या छायावादी युग। अगला है कि शुक्लोत्तर युग यानी छायावादोत्तर, छायावादी युग के बाद का जो समय 1938 से 1947 का जो समय बचा रहा है उसे शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। और स्वातंत्र युग या आधुनिक युग, स्वातंत्रोत्तर युग या आधुनिक युग यानी स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद का समय और या आधुनिक युग के का जो समय चल रहा है वह 1947 से अब तक का जो समय है उसे आधुनिक युग या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समय का युग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का पहला ग्रंथ देवसेन, लेखक देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार हिंदी का पहला ग्रंथ है। ध्यान दीजिए, देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार हिंदी का पहला ग्रंथ है। ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कौन सी कृति से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कौन सी कृति, किस लेख से माना है? तो यहाँ पर उत्तर है कि चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग द्वारा लिखित, कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा को ही वह हिंदी गद्य का पहला, खड़ी बोली का पहला प्रारंभ माना है। यानी इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों, हिंदी गद्य के विकास में समाचार पत्रों की क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए। हिंदी गद्य के विकास में समाचार पत्रों की क्या भूमिका है? हिंदी गद्य के विकास में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। समाचार पत्र हिंदी साहित्य की प्रत्येक विधा के बारे में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत कर इनका प्रचार करते हैं। सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण, पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण तथा उत्तर प्रदेश से प्रसारित पहला समाचार पत्र बनारस अखबार माना गया है। हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड, ध्यान देंगे फिर से प्रिय छात्रों, मतलब हिंदी साहित्य का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। यानी अगर यह भी प्रश्न आ सकता है कि हिंदी साहित्य का सबसे पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, ठीक है। और जो दैनिक समाचार पत्र सर्वप्रथम समाचार पत्र जो छपा उसका नाम था समाचार सुधा वर्षण, और बनारस अखबार ये उत्तर प्रदेश में छपा पहला समाचार पत्र है। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बनारस अखबार नाम से समाचार पत्र छपा था। तो और हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। देखिए इसमें कई उत्तर हैं, कई प्रश्न इसमें बन सकते हैं, इसलिए प्रत्येक प्रश्नों पर आप ध्यान दें, इससे आप बहुविकल्पी प्रश्न अपने आप आपका तैयार होता जाएगा। आगे देखते हैं, भारतेंदु युग की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। भारतेंदु युग की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। भारतेंदु युग में लेखकों ने पूर्ववर्ती लेखकों की एकांगिता और भाषा संबंधी दोषों से बचते हुए हिंदी गद्य का स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा। इन्होंने संस्कृत के सरल शब्दों को लेने के साथ साथ सर्वसाधारण में प्रचलित विदेशी शब्दों को भी ग्रहण किया। तद्भव और देशज
शब्द तो इनकी भाषा में थे ही, इनके अतिरिक्त कहावतों और मुहावरों के प्रयोग से भी इन्होंने भाषा को सजीवता प्रदान की। यानी भारतेंदु युग की भाषा शैली पर आप जो प्रकाश डाल रहे हैं, तो भारतेंदु युग के जो लेखक थे, लेखकों ने, भारतेंदु युग के जो लेखक थे वो पूर्ववर्ती लेखकों की एकांगिता और भाषा संबंधी दोषों से बचते हुए हिंदी गद्य का स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा। यानी उसके पहले के जो लेखक थे, जो त्रुटियां उनके लेख में थी, उससे बचते हुए हिंदी गद्य को स्वच्छ और संतुलित तथा शिष्ट रूप उन्होंने बनाया। इन्होंने संस्कृत के सरल शब्दों को लेने के साथ, यानी संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया, जो सरल शब्द थे, सर्वसाधारण में प्रचलित विदेशी भाषाओं को भी इन्होंने ग्रहण किया हिंदी में। तद्भव तथा देशज शब्दों को भी इन्होंने अपनी भाषा में ग्रहण किया तथा कहावतों और मुहावरों से इन्होंने भाषा को सजीवता प्रदान की। द्विवेदी युग, अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग कौन से साहित्यकार के नाम पर पड़ा? बहुत ही सरल है। इस युग की समय सीमा लिखिए। तो भारतेंदु युग के पश्चात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में बहुत काफ़ी योगदान दिया, इसलिए इनका नाम द्विवेदी युग पड़ा। इस युग की समयावधि 1900 ईस्वी से 1922 तक की मानी जाती है। यानी महत्वपूर्ण योगदान के कारण उस काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यानी भारतेंदु जी के पश्चात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया और काफ़ी इनका योगदान रहा, जिसके कारण उस काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना गया। यह समय थी 1900 से 1922। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शुक्ल युग के किन्हीं 5 गद्यकारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के कोई 5 गद्यकार। तो शुक्ल युग के 5 गद्यकार, शुक्ल युग या छायावादी युग कह सकते हैं, दोनों। शुक्ल युग को ही छायावादी युग कहा जाता है। और ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि छायावादी कालीन कोई कवियों के नाम लिखिए, कोई 4 कवियों के, 5 कवियों के नाम लिखिए, लेखकों के नाम लिखिए। तो कवि भी हैं। तो ये जो है आपके सामने है, देखिए, महादेव वर्मा कवि भी हैं और लेखिका भी हैं। जयशंकर प्रसाद कवि भी हैं, लेखिका भी हैं। वियोगी हरि कवि लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद कवि और लेखक दोनों हैं, क्षमा चाहेंगे, लेखिका मैं बोल दिया हूँ। तो राय कृष्णदास, रामधारी सिंह दिनकर भी जो है कवि और लेखक दोनों हैं। तो ये जो शुक्ल युग या छायावादी युग के 5 कवि और लेखक, गद्यकार और पद्यकार, अगर पद्यकार भी पूछ देता है तो आप इनके नाम डाल सकते हैं। गद्यकार में इनके नाम है महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, वियोगी हरि, रामकृष्ण दास, रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं। शुक्लोत्तर युग की भाषा शैली कैसी थी? शुक्लोत्तर युग की भाषा शैली कैसी थी? आइए इसको पढ़ते हैं उत्तर को। शुक्लोत्तर युग में शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया। इस युग में लोकोक्तियों, मुहावरों एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग कर भाषा को सरल एवं व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया। शुक्लोत्तर युग में विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक शैली के दर्शन होते हैं। शुक्लोत्तर युग के कुछ प्रमुख साहित्यकारों के नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हैं? तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख साहित्यकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक, रामधारी सिंह दिनकर, उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हरिशंकर परसाई, फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती। ध्यान देंगे, इतने लेखक, इतने साहित्यकार शुक्लोत्तर युग के माने जाते हैं। अगला प्रश्न है,
शुक्ल युग व शुक्लोत्तर युग की भाषा शैली में क्या अंतर था? शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग की भाषा शैली में क्या अंतर था? तो शुक्ल युग में कवियों ने अपनी अनोखी प्रतिभा, कवियों और लेखकों ने अपनी अनोखी प्रतिभा का सृजन किया। उनके लाक्षणिक, अलंकृत, प्रतीकात्मक और वक्रतापूर्ण स्वरूपों को उद्घाटित किया गया उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिकाओं व स्वतंत्र लेखों में, ध्यान दीजिए, उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों तथा स्वतंत्र लेखों में नए आकर्षक गद्य का स्वरूप सामने रखा। इस युग में भावुकता प्रधान गद्य के दर्शन भी हुए। शुक्लोत्तर युग में हिंदी गद्य काल्पनिक संसार से उतरकर यथार्थ की भूमि पर आ गया। हिंदी गद्य में अनेक विधाओं का प्रादुर्भाव हुआ तथा अनेक शैलियाँ भी प्रकाश में आईं। गद्य साहित्य की अभिव्यंजना सब शक्ति अत्यंत परिष्कृत हो गई। यानी अब इसको समझेंगे, शुक्ल युग व शुक्लोत्तर युग की भाषा शैली में क्या अंतर था। मैंने दो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग दिया है। तो शुक्ल युग में कवियों ने अपनी अनोखी प्रतिभा, सृजन शक्ति, लाक्षणिक, अलंकृत, प्रतीकात्मक, वक्रतापूर्ण स्वरूपों को उद्घाटित किया। इनके जो काव्य ग्रंथ थे और लेख थे वह नए आकर्षक गद्य का स्वरूप सामने रखा। इस युग में भावुकता प्रधान गद्य के दर्शन भी हुए। ठीक, यहाँ तक आपके शुक्ल युग की बातें हैं। अब यहाँ शुक्लोत्तर युग में क्या हुआ? शुक्लोत्तर युग में हिंदी गद्य काल्पनिक संसार से बाहर निकलकर, यानी शुक्ल युग में कल्पना गद्य में भी कल्पना को जो है समावेशित किया गया, लेकिन शुक्लोत्तर युग में हिंदी गद्य काल्पनिक संसार से बाहर निकलकर यथार्थ भूमि पर आया, यानी सत्य को लिखा गया, सत्य की भूमि पर आया। गद्य में अनेक विधाओं का प्रादुर्भाव हुआ और अनेक शैलियाँ भी प्रकाश में आईं। तो गद्य साहित्य की अभिव्यंजना शक्ति अत्यंत परिष्कृत हो गई। किसमें? शुक्लोत्तर युग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग की 5 विशेषताएं लिखिए। भारतेंदु युग की 5 विशेषताएं। भारतेंदु युग की 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस युग में लेखकों ने पूर्ववर्ती लेखकों की एकांगिता, भाषा संबंधी दोषों से बचते हुए हिंदी गद्य का स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा। भारतेंदु युग का गद्य अत्यंत सजीव है। इस युग में लेखकों में अपनी भाषा, अपनी जाति, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए बड़ी अकुलाहट थी। भारतेंदु युग नव युग की नई लहर को घर घर पहुंचाने का अथक प्रयास किया। कहावतों, मुहावरों के प्रयोग से भी इन्होंने भाषा को सजीवता प्रदान की। सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक का नाम बताइए। तो सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषताएं बताइए। जयशंकर प्रसाद के नाटक की विशेषता क्या है? तो जयशंकर प्रसाद के नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटकों का महत्वपूर्ण योगदान है इनका, यानी इन्होंने ऐतिहासिक नाटकों को लिखा। उनके नाटकों में देश के प्राचीन गौरव के चित्र हैं और उनमें संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के रंग पर्याप्त गहरे हैं। चरित्र चित्रण, कथोपकथन, उद्देश्य की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों की महत्ता अत्यंत असंदिग्ध है, अर्थात इनको पढ़ने पर आपको घुमावदार इनके जो शब्द हैं जल्दी सीधे सीधे आपको समझ में नहीं आएंगे। इनके नाटक बड़े ही रोचक हैं। जब तक पूरे आप जानकारी पूरे नाटक को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी। ऐसे इनके नाटक हैं, ऐसे इनके लिखे हुए उपन्यास हैं, ऐसे इनके लिखे हुए काव्य हैं। तो इनके नाटक अभिनेता की दृष्टि से कठिन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त कौन कौन सी महत्वपूर्ण
पत्रिकाओं का योगदान रहा। द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त, अब जैसा कि आप जान गए सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, अभी अभी पढ़े आप, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके अतिरिक्त द्विवेदी युग में और कौन कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती थी, तो इंदु, माधुरी, मर्यादा, सुधा, जागरण, प्रभा, कर्मवीर, हंस व विशाल भारत आदि पत्र पत्रिकाओं का हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त और कौन कौन सी पत्रिकाएं जो है हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाई, तो इसमें जो है इन सभी पत्रिकाओं का योगदान रहा, याद रखेंगे। शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम क्या है? शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम छायावादोत्तर युग या प्रगतिवादी युग, छायावादोत्तर युग या प्रगतिवादी युग है। शुक्लोत्तर युग में कौन कौन सी विधाओं का विकास हुआ? शुक्लोत्तर युग में रिपोर्टाज और इंटरव्यू विधाओं का विकास हुआ, रिपोर्टाज एवं इंटरव्यू विधाओं का विकास हुआ। अगला है कि निबंध का क्या अर्थ है? निबंध का क्या अर्थ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ, निबंध अच्छी तरह बंधा हुआ, निबंध का आशय है अच्छी तरह बंधा हुआ। संक्षेप में निबंध वह गद्य रचना कहलाती है जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सजीव, सीमित, स्वच्छंद और सुव्यवस्थित व्यक्त कर सके। सजीव, सीमित, स्वच्छंद और सुव्यवस्थित व्यक्त कर सके, उसी को निबंध कहते हैं। निबंध क्या है? अच्छी तरह बंधा हुआ, अर्थात संक्षेप में कहें तो निबंध एक ऐसी निबंध संक्षेप में ऐसी गद्य रचना कहलाती है जिसमें लेखक अपने विषय विचारों को सजीव, सीमित व स्वच्छंद सुव्यवस्थित व्यक्त कर सके। आगे है, निबंध लेखन की परंपरा का आरंभ कब से माना जाता है? तो यह आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से माना जाता है। इस परंपरा का आरंभ जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र काल से माना जाता है, हरिश्चंद्र जी के समय से माना जाता है। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले प्रश्न लेकर के हम उपलब्ध होंगे, तो आप इस 20 प्रश्नों को आप तैयार करें और बोर्ड एग्जाम की तैयारी जोर शोर से करें, जिससे कि आप अच्छे अंक से पास करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें। नमस्कार।